हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबके सब बढ़िया हैं, अच्छी सेहत में हैं। मैं गुरसेवक सिंह, आपका फिजिक्स लेक्चरर, आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। वह क्लास 12th के लिए है और आज एक नया यूनिट शुरू होने वाला है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो इलेक्ट्रोस्टैट्स जो आपका यूनिट है वो बहुत अच्छे से आपका तैयार होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था कि पहले 4 यूनिट्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और आगे आने वाला एसी ईएमआई, ये चारों यूनिट्स आपस में ऐसे लिंक्ड है कि अगर आपके एक भी पर्टिकुलर यूनिट का बेस स्ट्रांग नहीं हुआ या वीक हुआ बेस, तो ऑटोमेटिकली आगे आप उनको सफर करने वाले हो। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ अगर अपन लोगों ने बात करनी है तो थोड़ा सा बेस जो है वो इलेक्ट्रोसेट्स का लेना पड़ेगा, जिसके जिसके अंदर अपने लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोसेट्स में अपन लोगों ने किसके बारे में बात करी थी। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स, स्टैट्स बेसिकली स्टैटिक्स यहाँ पर क्या है, एनीथिंग एट रेस्ट। और क्या था एट रेस्ट? चार्ज एट रेस्ट। तो चार्ज एट रेस्ट के बारे में अपने लोगों ने बात करी इलेक्ट्रोस्टैट्स में। अब चार्ज जब मोशन में आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे, तो किसमें बात करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, फिर उसके अगले यूनिट में बात करेंगे कि चार्ज अगर मोशन में आता है तो वो क्या काम करता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो और साथ में साथ करंट तो प्रोड्यूस करता ही है। तो करंट क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो वो अगले यूनिट में बात करेंगे। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। अपने घरों में छोटी से छोटी चीजें भी अगर वो रन कर रही हैं, जब भी आप किसी सॉकेट में अप्लायंस लगाते हो, तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी दैट दे आर वर्किंग ओनली बिकॉज ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग। चार्ज अगर फ्लो नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर अप्लायंस आपके लिए बिल्कुल खराब है। तो चार्ज का फ्लो करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? करंट, एंड करंट इज वेरी नेसेसरी फॉर वर्किंग इन डिवाइस। अगर आपका डिवाइस काम करना चाहिए तो उसके लिए जरूरी क्या है? करंट। अब बात आती है ये कि चार्ज कैसे फ्लो करता है ना? तो सिंपल सी चीज है, मैं इसको रिलेट करूंगा 11th क्लास के कुछ कंसेप्ट के साथ। अगर आपने फ्लूइड चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आप लोगों ने स्टडी करा होगा फ्लो ऑफ लिक्विड। तो फ्लो ऑफ लिक्विड, लिक्विड कहां से कहां फ्लो करता है? लोअर लेवल टू हायर लेवल। कभी देखा है नीचे से पानी ऊपर जाता हुआ? जाता है, बट उसमें क्या होगा फिर? प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू अपर वन। बट अगर मैं एक बाल्टी में पानी रखूं और ऊपर से गिराऊं तो वो नीचे आ जाएगा। बट अगर वही पानी को मैं नीचे गिराऊं, क्या वो ऊपर चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मुझे अगर नीचे के पानी को ऊपर भेजना है तो मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा? वहां पर एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर जो पानी को ऊपर लेके जाए। तो किस चीज का डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पर? लिक्विड को ऊपर नीचे लेके जाने में प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। उसी सेम टाइम पर अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर क्या करता है? अगर फ्लो करवाएगा हीट को, तो वो कहां से कहां फ्लो करवाएगा? हायर टू लोअर है, लोअर टू हायर, दैट इज फ्रॉम हायर टू लोअर। तो आपकी जो हीट है वो फ्लो करती है, हीट एनर्जी फ्लो करती है कहां से कहां? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो उसी सेम टाइप से आपका जो चार्ज है वो भी फ्लो करता है, बट वो तब फ्लो करेगा जब किसका डिफरेंस होगा? पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। पोटेंशियल अपने लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी कर लिया है। तो सिमिलरली अगर एक वायर है, ठीक है, और इस वायर में आपको जाहिर सी बात है पता होगा कि क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री। तो अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना चाहता हूं तो मुझे क्या मेंटेन करना पड़ेगा? इसके दोनों एंड्स पर मुझे एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। इनिशियली इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स है जो मुझे फ्री दिख रहे हैं, तो क्या ये मोशन में है? ये बिल्कुल मोशन में है, बट इनका मोशन जो है वो कैसा है? वो रैंडम मोशन है। कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, ठीक है, और कोई इधर जा रहा है, रैंडम मोशन में। और जब रैंडम मोशन में है तो ऑटोमेटिकली इसका जो रिजल्टेंट होगा या रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होगी? जीरो होगी। और वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है करंट भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो इनिशियली जब आप एक वायर को बाजार से लाते हो तो उसमें कोई भी करंट नहीं होता है। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे बट वो रैंडम मोशन में होंगे, तो उनके रिजल्टेंट वेलोसिटी को क्या माना जाता है? जीरो। तो इसके बारे में थोड़ी देर में स्टडी करते हैं, बट अभी के लिए अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल पर्पसेस में, अपने लोग जो अप्लायंसेस यूज करते हैं, हैवी अप्लायंसेस, घरों में जो आपके हैवी अप्लायंसेस हैं, उनको अपने लोगों ने अगर वर्क करवाना है तो वी प्रोवाइड देम विद अल्टरनेटिंग करंट। हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं किसके साथ? अल्टरनेटिंग करंट के साथ। बट अल्टरनेटिंग करंट अभी नहीं स्टडी करेंगे, वो स्टडी करेंगे 4th यूनिट में। तो अभी अपने लोग सिंपल एक फ्लो ऑफ चार्ज स्टडी करेंगे एक ही डायरेक्शन में, और वो क्या कंट्रीब्यूट करता है? वो कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्ट करंट, दैट इज डीसी। एसी और डीसी के बारे में आप 10th क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट क्या होता है? व्हेन अ चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट टू अदर, दैट इज फ्रॉम
higher potential to lower potential या lower potential to higher potential, that depends upon the charge, the type of charge. पॉजिटिव चार्ज है तो वो लोअर टू हायर जाएगा या हायर टू लोअर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो वो हायर टू लोअर पोटेंशियल, और अगर नेगेटिव का चार्ज है तो वो फिर लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो याद रखेंगे यहाँ पर लोअर पोटेंशियल होता है नेगेटिव और हायर पोटेंशियल होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल दैट इज एच डॉट पी इज हायर पोटेंशियल और इसको कहा जाता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसी सेम टाइम पर लोअर पोटेंशियल, तो लोअर पोटेंशियल होता है नेगेटिव। तो अगर मैं एक पॉजिटिव के चार्ज को यहाँ पे रखूं तो पॉजिटिव का चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, तो जाहिर सी बात है कहां से कहां जा रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है। उसी सेम टाइम पर अगर मैं यहाँ नेगेटिव के चार्ज को रखूंगा तो क्या ये जाएगा नेगेटिव की तरफ, बिल्कुल नहीं, क्यों, नेगेटिव के चार्ज तो इसको रिपेल करेगा। हाँ, बट अगर यही नेगेटिव का चार्ज मैंने इधर रखा होता तो ऑटोमेटिकली मूव करता किधर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। दैट मींस नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। उम्मीद करते हैं सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो बेसिकली वी आर गोइंग थ्रू डायरेक्ट करंट, हम डायरेक्ट करंट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है, चार्ज सिंपल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो जा सकता है हायर टू लोअर, वो जा सकता है लोअर टू हायर। एंड हियर वी आर गोइंग टू डील विद द इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट, नेगेटिवली चार्ज, सो दैट पर्टिकुलर चार्ज इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो इसका मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर वायर को कनेक्ट कर दूं किसी भी बैटरी के साथ, ठीक है, मैंने ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, अब साफ दिख रहा है ये पॉजिटिव का टर्मिनल है, ये नेगेटिव का टर्मिनल है। ठीक है, तो पॉजिटिव के टर्मिनल की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव का पोटेंशियल आ गया, नेगेटिव के टर्मिनल की वजह से यहाँ पर नेगेटिव का टर्मिनल आ गया, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है या इलेक्ट्रॉनिक करंट आप इसको बोल सकते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट कहां से कहां जा रहा है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। बट 10th क्लास में आप लोगों ने स्टडी करा होगा करंट कहां से कहां फ्लो करता है, करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो वो पर्टिकुलर करंट को अपने लोग नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनली व्हाट वी ट्रीट इट एज करंट flows from positive terminal that is higher potential to lower potential। उम्मीद करता हूँ सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि नेगेटिव का चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉनिक करंट को प्रोड्यूस कर रहा है वो फ्लो करता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। बट कन्वेंशनली अपने लोग क्या लेके चलते हैं कि करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अपने लोग ये चीज क्यों लेके चलते हैं, ये कईयों के दिमाग में आता होगा क्वेश्चन, 10th में भी आया होगा और अब भी आ रहा होगा। कईयों ने 10th में सोचा होगा अरे यार अभी रख लो, आगे जाके आना ही है 12th क्लास में, तब समझ लेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कन्वेंशनली अपने लोग क्यों लेके चलते हैं कि आपका करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, दैट इज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो उसका एक सिंपल सा रीजन क्या है वो समझ लीजिए। तो बेसिकली जितने भी लॉज आप लोग पढ़ोगे आगे जाके मैग्नेटिज्म में, लेंज लॉ या एसीएम में, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल के रूल्स, ये सारे के सारे आपके जो रूल्स है ये पता कब लागू होते हैं, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब आपका करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट है जो फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट वो हमेशा फ्लो करता है किसके अपोजिट डायरेक्शन में, करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो कन्वेंशनली माना जाता है कि करंट फ्लो कर रहा है, अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं आई है किसकी वजह से कर रहा है, बट जब हमने लोगों ने लॉस लगाए वो, तो वहां पर हमें पता चलता है कि वाकई में करंट एग्जिस्ट करता है, जो आप आगे जाके स्टडी करोगे मैग्नेटिज्म में। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ये जो फैक्ट है, सपोज करिए ये जो फैक्ट है ये आपको याद रखना है कि ऐसा कोई करंट एग्जिस्ट करता है जो आगे जाके हेल्प करेगा और कुछ लॉज को फॉलो भी करता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, मैक्सवेल का रूल, इन सारे रूल्स को कन्वेंशनल करंट ही फॉलो करते हैं। ठीक है, अब तो यहां से एक टॉपिक निकल के आता है डायरेक्ट करंट का, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, बता सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, बताइए, आवाज आएगी यार, बोल तो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, बेसिकली
वो ना चार्ज फ्लोज, बस काफी है। तो चार्ज तो यहाँ भी फ्लो हो रहा था ना। हम लोग सिंपली कह देते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। ना 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 ना, फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉट सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा जब एक वायर लाए थे और बिना बैटरी के सब वो कनेक्ट करी गई थी, कनेक्ट नहीं करी गई थी, तो उस समय भी चार्जेस क्या कर रहे थे, फ्लो तो कर रहे थे। और वो फ्लो कैसा था, रैंडम फ्लो था। ठीक है, तो डेफिनेशन को कंप्लीट अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा फ्लो ऑफ चार्ज in a definite direction is said to be electric current। अगर एक पर्टिकुलर चार्ज एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तभी मैं बोलूंगा कि वो एक इलेक्ट्रिक करंट है। तो यहाँ पर आपका जो ये फ्लो हो रहा है वो कहां से कहां हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो ऑटोमेटिकली इट कंट्रीब्यूट्स वन करंट एंड दैट करंट इज सेड टू बी इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। तो इस इलेक्ट्रिक करंट को निकालने का कोई तरीका है, बिल्कुल है। तो दैट करंट आई विल बी इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग, है ना, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो पता कर लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए किसके साथ, टाइम के साथ। तो ऑटोमेटिकली यू विल बी गेटिंग व्हाट, द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट व्हिच इज फ्लोइंग ड्यू टू द चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, चलो लाइटनिंग का। पता है लाइटनिंग के दौरान कितना चार्ज कितने पर सेकंड में फ्लो करता है, एक्सपेरिमेंटली नोटिस करा गया है। 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ पॉइंट इन 10 टू द पावर -3 सेकंड्स। लाइटनिंग के दौरान ये एक्सपीरियंस करा गया है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 10 टू द पावर -3 सेकंड्स। अगर मैं इसके करंट की वैल्यू पता करूं कि उस समय वो करंट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो 20 को डिवाइड करना पड़ेगा 10 टू द पावर -3 सेकंड्स के साथ, तो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू बी व्हाट, 20,000 एम्पियर्स। माय गुडनेस, इतना करंट अगर आपकी बॉडी के थ्रू चला जाए, आप कुछ सोच लीजिए क्या होने वाला है। हमारे घरों में 5 एम्पीयर का करंट और 15 एम्पीयर का करंट आता है, और जब हमें वो लगता है तो ऑटोमेटिकली आपको समझ सकते हैं क्या होता है। और ये तो फिर कितना है, 20,000 एम्पीयर। अब 5 एम्पीयर का करंट कहाँ होता है, 15 एम्पीयर का करंट कहाँ होता है, तो वो सिंपली आप कहाँ से नोटिस कर सकते हो, जो फ्रिज वगैरह के, फ्रिज जैसे जो बड़े अप्लायंसेस हैं, वो जिन सॉकेट्स में आप लगाते हो, वो छोटे सॉकेट्स आप देखते हो वो बड़े होते हैं, है ना, वो 15 एम्पीयर के होते हैं। और जो छोटे मोटे अप्लायंसेस हैं जैसे टीवी हो गया, तो वो जो सॉकेट्स लगते हैं जिनमें, वो 5 एम्पीयर वाले में लगते हैं। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली उठा लेते हैं उतना करंट। ठीक है, तो ये इतना अमाउंट ऑफ करंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, लाइटनिंग प्रोड्यूस कर रही है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 10 टू द पावर -3 सेकंड्स। देख लीजिए आप। अब इसके बाद एक पर्टिकुलर टॉपिक और आता है निकल के, वो है ओम्स लॉ। पढ़ा हुआ है पहले से आप लोगों ने, तो फिर भी डिस्कस तो करना पड़ेगा क्योंकि इसका आगे रोल बहुत है। ओम्स लॉ, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कोई भी चीज का अगर फ्लो होता है तो वो किसी डिफरेंस की वजह से होता है। जैसे पहला फ्लो आप लोगों ने स्टडी करा वो था किसका, वाटर फ्लो, है ना। तो वाटर फ्लो किसकी वजह से था, प्रेशर डिफरेंस की वजह से था। फिर हीट एनर्जी का फ्लो वो किसकी वजह से था, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से था। तो यहाँ पर अब फ्लो हो रहा है किसका, चार्ज का। तो वो चार्ज का फ्लो किसकी वजह से हो रहा है, पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से हो रहा है। तो ओम्स ने कहा कि चार्ज विल कॉन्टिन्यूसली फ्लो, ठीक है, ओनली अंटिल व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। बट वहां पर उसकी डिपेंडेंसी किस ऊपर आती है, टेम्परेचर के ऊपर आती है। कि टेम्परेचर जो एक फिजिकल क्वांटिटी है वहां पर वो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली करंट इज गोइंग टू चेंज। तो ओम्स ने कहा कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। बट मैथमेटिकली अपने लोग क्या लिख लेते हैं, मैथमेटिकली वी राइट डाउन, मैथमेटिकली वी राइट डाउन v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है, फिर लिखा जाता है v इज इक्वल टू आर आई। मैं यहाँ पर भी एक काम कर सकता था, मैं यहाँ पर भी लिख सकता था i इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट की जगह 1/r लिख दूंगा, बात तो वही है। ठीक है, बट बुक्स में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, मैंने इसलिए लिखा ताकि कंफ्यूजन नाम की कोई चीज ना दिखे। ठीक है, कांस्टेंट ही तो हटाना है यार, जैसे मर्जी हटा दो, बट इसमें कांस्टेंट को आर लिखा गया, इसमें कांस्टेंट को 1/r लिखा गया। क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली चीजों को प्रूफ भी करना होता है जो कि वो सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो यहाँ दोनों से आपको फॉर्मूला क्या मिलता है, फॉर्मूला ये मिलता है v इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो r क्या है, r इज अ कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को नाम दिया गया रेजिस्टेंस।
इस कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वर्ड अपने आप में एक ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन किसके लिए है? रुकावट किसके लिए? ये रुकावट है करंट के लिए। ये रुकावट किसके लिए है? करंट के लिए। तो इसका मतलब वो करंट बेसिकली जो किसकी वजह से हो रहा था, वो चार्ज के फ्लो होने की वजह से हो रहा था, तो उसको ये फ्लो होने से रोकेगा। अब देखिए ना, पहले एक वायर स्मूथ सी थी, है ना, अब इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर इजिली चल रहा था, ठीक। बट अब क्या हुआ? सड़क में खड्डे पड़ गए भाई। अब वो चार्ज क्या स्मूथली जाएगा? अब वो उसको ऐसे जाना पड़ेगा। अब जब ऐसे जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है? पहले टाइम टी लग रहा था, अब तो टाइम लगेगा, वो सपोज लगेगा टी डैश। तो उस रेजिस्टेंस ने किसको अफेक्ट करा? टाइम को इफेक्ट करा। उस रेजिस्टेंस ने जब टाइम को इफेक्ट करा तो टाइम पहले से बढ़ेगा कम होगा? ऐसी बात है, बढ़ेगा। जब टाइम बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम, सॉरी करंट कम हो जाएगा। तो यहां से भी आपको देखने को मिल रहा है कि जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस के। हमें डायरेक्टली रटवा दिया जाता है कि आई और आर का रिलेशन कैसा है? इनवर्सली है, क्योंकि ओम्स लॉ ने बताया। बट क्यों है? तो देखिए यहाँ पर पहले क्या था, वायर सिंपली एक स्मूथ एंड प्लेन थी, उसमें किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं था, तो करंट आपका जो फ्लो हो रहा था किसी टाइम टी में, अब वो उसको टाइम लग रहा है, जो चार्ज का फ्लो होने में वो लग रहा है टी डैश जो पहले से ज्यादा है। जब टाइम बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। रीजन? रीजन रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है ओम्स लॉ में कि रेजिस्टेंस बेसिकली क्या कर रहा है? हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है किसके फ्लो में? चार्ज के फ्लो में। वो पहले के टाइम को बढ़ा देता है और करंट की वैल्यू को कम कर देता है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का पहले तो मैं आपको यूनिट बता दूं, सिंपल सा उसका यूनिट है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट? ओम। ये आपको पता होना चाहिए। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट, ठीक है। तो उसी टाइम सेम टाइम पर रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस बेसिकली हेल्प करता है करंट को फ्लो करने में। रेजिस्टेंस रुकावट पैदा करता है और कंडक्टेंस क्या करता है? फेवरेबल फेवरेबल कंडीशंस पैदा करता है करंट को फ्लो करने में, उसको और हेल्प करता है। तो करंट के को बढ़ाने का काम कंडक्टेंस का, और रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट को अपोज करने का काम है, ठीक है। अब जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है, तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा? यूनिट भी उल्टा हो जाएगा। ओम की जगह महो, और दूसरा सीमेंस। क्लियर है? तो दिस आर टू पर्टिकुलर यूनिट्स फॉर कंडक्टेंस, ठीक है। अब जो पर्टिकुलर ये रेजिस्टेंस है, आपको देख रहा होगा कि रेजिस्टेंस आर की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी अपॉन आई पर। बट मैं आपको बता दूं एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि एक पर्टिकुलर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो आई और वी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट वी और आई की वैल्यू आर के ऊपर डिपेंड करती है। फिर से सुनिएगा मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू वी और आई के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला फॉर्मूले के दौरान, फॉर्मूले में जब अपने लोगों ने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया था तो अपने लोगों ने कांस्टेंट वर्ड यूज करा था, तो वो कांस्टेंट क्या था? रेजिस्टेंस था। तो इसका मतलब क्या हुआ? V और I आपस में चेंज करेंगे बट R क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब R डज नॉट डिपेंड अपॉन V एंड I, बट V एंड I डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस R। सिंपल सी बात है ये, इसको समझिए आप। तो सर क्या रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता किसी वायर का? बिल्कुल होता है, रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। अब देखो ना, ये वायर है, इस वायर की लेंथ अभी इतनी है, मैं लेंथ को बढ़ा दूं, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। मैं इसकी जो चौड़ाई है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसको कम कर दूं, इसको बढ़ा दूं, तो क्या रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा? मैं जो वायर अभी कॉपर की यूज करी हुई है, इस पर्टिकुलर वायर को मैं रिप्लेस कर दूं किसी और मेटल के साथ, तो भी तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। मैंने एक चीज और बोली थी, ओम्स लॉ ने कहा था कि टेम्परेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना, तभी आपका ये कंडीशन फॉलो करेगा। बट अगर मैं इसके टेम्परेचर को चेंज कर दूं तो भी तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो चार फैक्टर्स होते हैं भाई रेजिस्टेंस को चेंज करने के, वो चार फैक्टर्स को मैं यहां पे लिख रहा हूं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लीजिए। पहला लेंथ, पहला है लेंथ, दूसरा है एरिया, तीसरा है टेम्परेचर, और चौथा है नेचर ऑफ मटेरियल। अगर आपका नेचर ऑफ मटेरियल जो है उसको चेंज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली
आपका रेजिस्टेंस जो वायर का होगा वो भी चेंज हो जाएगा। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब हो गया, आयरन की जगह कॉपर को रिप्लेस कर दूं या कॉपर की जगह एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दूं, तो ऑटोमेटिकली व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर इज यू आर चेंजिंग द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली अगर मैं एक वायर में करंट को बढ़ाता जा रहा हूं तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूले की वजह से उस पर्टिकुलर वायर की हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो ये भी कहा जाता है एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही करंट को बढ़ाना होता है, वरना जो आपको ये ग्राफ यहाँ पर देखने को मिलेगा, V और I के बीच का जो ग्राफ होता है वो हमेशा होता है स्ट्रेट लाइन। बट अगर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद अगर आपने करंट को बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, ये ग्राफ आपका समथिंग कर्व करना शुरू कर देगा, समथिंग कुछ ऐसा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक ये सारा का सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था करंट इलेक्ट्रिसिटी का। होपफुली आपको इसमें सारा कुछ समझ में आया होगा, और फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज जस्ट लेट मी नो, अगली वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।